हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सिर फ्री। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। एकाएक राधा का नाम सुनकर मेरी आंखों की नींद उड़ गई। 1 साल पहले मेरे साथ रहने के बाद वह गांव चली गई थी। इस दौरान वह 6 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। जब उसका हंसना खिलखिलाना पहले की तरह फिर से शुरू हुआ तो मैंने उसे गांव भेज दिया था। राधा के बारे में सोचते हुए मुझे वह दिन याद आया जब गांव जाने के बाद एक दिन मैं मौसी के घर जा रहा था तो प्यास से मेरा बुरा हाल था। उस वक्त राधा झरने पर पानी लेने आई हुई थी। उसे देखते ही मैंने कहा, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने जैसे ही अपनी हथेली अपने मुंह पर लगाई, वह अपनी कसेरी से मेरी हथेली में पानी डालने लगी। उसे कसेरी हटाने के लिए मैंने अपना सिर हिलाया तो वह कसेरी का पूरा पानी मेरे ऊपर डालते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मुझे लगा कि शायद पागल है यह, पर जब उसकी हंसी नहीं रुकी तो मैं भी जोर जोर से हंसने लगा। एकाएक मुझे हंसता देखकर बोली, तू क्यों हंसा? तू क्यों हंसी? हमारे गांव का असूल है, जब कोई झरने पर आकर पानी मांगता है तो उसे बाकी के बचे पानी से उसे नहलाना पड़ता है। हमारे गांव का भी असूल है कि जब कोई लड़की पहली बार पानी डाले तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो तू मुझसे शादी करेगा? हाँ। ए केतकी, ए विमला, ए कमला, ए देवकी, इधर आना। कुछ दूरी पर पेड़ की छाया में बैठी लड़कियों को आवाज़ देकर उसने पुकारा तो वे सब उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? छेड़ा इसने क्या? नहीं, मुझसे शादी करना चाहता है तो कर लेना। अच्छा है, सुंदर है, गोरा है, जोड़ी बहुत अच्छी है, कहकर खिलखिलाती वे सभी लड़कियां उसे छेड़ने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसकी पानी भरी कसेरी उसी के ऊपर उलट दी। एकाएक ठंडा पानी पड़ने से वह चिल्लाई, उई माँ, और फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। मुझे लगा कि उसकी सांसें अब अटकी, जबकि उसकी सहेलियां ताली बजाती हुई बोली, मिला ना शेर को सवा शेर, अब बता लड़का ठीक है ना? राधा उन्हें चिढ़ाते हुए अपनी कसेरी लेकर चली गई। लड़कियां हंसती हुई मेरी ओर देखकर बोली, पागल। मौसी के घर की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि राधा बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती जा रही है। मुझे उसका मुड़ मुड़ कर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के वक्त मैं रामू के साथ घूमने निकला तो वह फिर मुझे झरने पर दिखाई दी। मुझे देखकर उसने मुंह बनाते हुए रामू से कहा, ए रामू, ये कौन है? मेरी मौसी का लड़का है, दिल्ली रहता है, परदेसी है। अचानक मेरे मुंह से निकला, वाह कितनी सुंदर है। क्या कहा तूने? रामू ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैं कह रहा था कि झरना कितना सुंदर है। मेरे शब्दों को सुनकर हंसते हुए वह बोली, पागल, सुनाता मुझे है और कहता झरने को है। कसेरी को एक हाथ से पकड़े वह मेरी ओर देखते हुए बोली, रामू, मेरी कसेरी मेरे सिर पे रखवा देना। उससे पहले कि रामू उसकी कसेरी पर हाथ लगाता, मैंने कसेरी को उसके सिर पर रखते हुए कहा, झरना इतना सुंदर नहीं जितनी तुम हो। वह मुस्कुराती हुई चली गई और मैं अपनी जगह खड़े खड़े उसको जाते हुए देखने लगा तो रामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुंदर है ना? हाँ सचमुच, इन पहाड़ों में इस जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। रामू मुस्कुरा दिया। शाम को जब अंधेरा घिरने लगा तो रामू मुझे उसके घर ले गया। मुझे देखकर राधा के चाचा ने रामू से पूछा, रामू, ये तेरे साथ कौन है? मेरी मौसी का लड़का है, दिल्ली में रहता है, मिलने आया है। मैंने सोचा कि सारा गांव घुमा दूं। बहुत अच्छा किया तूने। राधा कुर्सी ला और चाय बना दे बेटा। राधा कुर्सी रखकर चाय बनाने फिर ओबरे में चली गई। कुछ ही देर बाद वह गिलासों में चाय ले आई थी। चाय का घूंट लेते ही मैं झंझना गया था। चाय में चीनी की जगह मिर्ची थी। हकीकत जानने के लिए मैंने रामू के कान में धीरे से कहा, चीनी कुछ ज़्यादा हो गई है। नहीं, ठीक ही है, हम लोग इतनी ही मीठी पीते हैं। चाय में मिर्च इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। कई बार मन में आया कि पानी मांगूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। जब नहीं रहा गया तो मैंने पानी मांगा। बेटा, चाय के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, राधा की माँ ने कहा। दरअसल मैं इतनी ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीता,
ऐसा लग रहा है जैसे जीभ तालू से चिपक गई हो। राधा पानी लेकर आ। राधा की माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। पता नहीं कब इसे अकल आएगी। कितनी बार इसे समझाया है कि जब घर में कोई आता है तो चीनी कम डाला कर, लेकिन यह अपनी हट नहीं छोड़ती। मुझे क्या पता कौन कितनी मीठी चाय पीता है। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा मिर्च के कारण बुरा हाल हो रहा था और वह खुश होकर किसी पहाड़ी चिड़िया की तरह चहकते हुए मिर्च का पहाड़ा पड़ रही थी। मिर्ची एकम मिर्ची, मिर्ची दूना दो मिर्ची। और फिर मैं उठ खड़ा हुआ। आधे रास्ते आने पर रामू ने कहा, भैया आप बार बार रुमाल से अपना मुंह क्यों दबा रहे थे? मैंने रामू को जब हकीकत बताई तो वह भी राधा की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह क्या कमाल की लड़की है, मज़ा आ गया, बड़ा मज़ेदार इश्क रहा भैया। पहली मुलाकात में ही झरने से लेकर आंगन और आंगन से लेकर ओबरे तक पहुंच गए। ओए ओबरे तक कौन गया? भैया नमक मिर्च तो ओबरे में ही रहता है ना। अब मिर्च का स्वाद ले लिया है तो समझो कि ओबरे में पहुंच गए। तू कहना क्या चाहता है? वाह भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना जान लो कि प्यार में कंकड़ पत्थर सब हजम। अपने प्यार के लिए वक्त आने पर मिर्च क्या जहर भी पीना पड़ता है। रामू की बातें सुनकर मैं तिलमिला गया। घर पहुंचते ही उसने मौसी से कहा, माँ भैया की और मेरी मिर्च खाने की शर्त लगी थी। भैया ने पूरी 2 मिर्च खा ली है। उनके मुंह और पेट में बहुत जलन हो रही है। मौसा ने बिना कोई प्रश्न किए दही का बर्तन और चीनी मेरे सामने रखते हुए कहा, सारी की सारी दही चीनी मिलाकर पी जा। दूसरा बर्तन भी दही से भरा है, पी लेना। दही पीने के बाद मुंह की जलन और शांत हो चुकी थी। उसके बाद तो मैं पूरा 1 हफ्ता मलाना में ही रुका रहा। फिर राधा के साथ साथ उसके चाचा राजेश से भी मेरी दोस्ती हो गई थी। 1 हफ्ते बाद वापस घर आने के 3 दिन बाद मैं दिल्ली चला आया था। उन 3 दिनों में मुझे खोया खोया देखकर शीतल ने जब इसका कारण पूछा तो मैंने उसे राधा के बारे में बताया। उसने हंसते हुए कहा, वाह भैया, मेरी सहेली को ही दिल दे आए। अगर प्यार हो गया तो फिर देर किस बात की, चटमंगनी और पट ब्याह। मैं सोच में डूबा था। गांव से आने के बाद मुझे अभी 1 साल हुआ था कि एक दिन शीतल ने मुझे फ़ोन पर कहा, राधा बहुत भयानक दौर से गुजर रही है भैया। उसके माता पिता ने उसे अपनी गौशाला में रखा हुआ है। उसकी माँ उसे वहीं खाना दे आती है। लोग कह रहे हैं कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। एक दिन जब मैं दादी के घर गई तो मुझे प्रेत और जिन भय बताकर राधा से मिलने नहीं दिया गया। मैं वहाँ 3 दिनों तक रही। उन 3 दिनों में मैं रात को राधा के साथ ही रही। सच कहूँ तो इस वक्त उसे आपकी सख्त ज़रूरत है भैया। मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी प्रेत या जिन का साया है। मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज यहाँ नहीं है। आप राधा से प्यार करते हैं तो उसे बचाने के लिए कुछ कीजिए। झारखंडियों की मार ने उसे बेहाल कर दिया है। एक झारखंडी ने तो उसे लाल मिर्च की धुनी तक दे दी। उस रात मैं और रामू उसके साथ ठंडी हवा में बाहर बैठे रहे, तब कहीं उसकी जान बची। अगर इसी तरह इन झारखंडियों का इलाज चलता रहा तो वह कुछ ही दिन में मर जाएगी। शीतल की बातें सुनकर राधा की हंसी, उसका खूबसूरत चेहरा, उसके साथ बिताए दिन मुझे झंझोड़ने लगे थे। अवश्य वह ऐसे समय मुझे याद कर रही होगी। दिल्ली आने के बाद रामू से मैं लगातार बातें करता रहा, लेकिन उसने कभी मुझे राधा की तबीयत के बारे में नहीं बताया। मगर शीतल का फ़ोन आने के बाद जब मैंने उसे डांटते हुए सच्चाई बताने को कहा तो उसने कहा कि राधा की कई महीनों से तबीयत खराब चल रही है। लगातार वैद्य कक्का की दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक दिन एक जोगी गांव में आया तो उसने बताया कि इस लड़की पर प्रेत के साथ साथ जिन का साया है। जिस घर में यह लड़की रहेगी उस घर में प्रेतों का वास होगा। उस घर का सर्वनाश हो जाएगा। गांव में जिस पर भी इसका साया पड़ेगा वह बेमौत मारा जाएगा। उस दिन से राधा के घर वालों ने उसे गौशाला में रख दिया। रामू की बातें सुनकर मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर राजेश अपने घर वालों को समझाए तो मैं राधा को दिल्ली लाकर उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम एक बार उसे बात करके देखो। रात को रामू ने जब राजेश से मेरी बात कराई तो पहले वह अकड़ने लगा था।
एक जवान लड़की को हम आपके साथ कैसे भेज सकते हैं वगैरह। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि हो सकता है कि राधा को कोई गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज वैद्य के पास नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम राधा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं उसे दिल्ली लाकर उसका इलाज करवा सकूं। कुछ देर शांत रहने के बाद राजेश ने फ़ोन पर अपनी स्वीकृति दे दी। मैंने उसी वक्त शीतल को फ़ोन पर हकीकत बताते हुए कहा कि राधा को दिल्ली आने के लिए तैयार करे। मैं 3 दिन बाद सीधे राधा के पास ही पहुंचूंगा ताकि माँ और पिताजी को यह पता न चले कि मैं गांव आया था। मैं ठीक 3 दिन बाद राधा के पास पहुंच गया था। मुझे देखते ही राधा के नीरस चेहरे पर बुझी बुझी और निर्जीव मुस्कान तैर गई। वह लेटी लेटी मुझे टुकुर टुकुर देखती रही। जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा, उसकी आंखें बहने लगी। तभी रामू के साथ राजेश और राधा के माता पिता भी आ गए। उन्हें समझाने के बाद हम राधा को लेकर बस अड्डे के लिए निकले। खुशी इस बात की थी कि शीतल के साथ साथ राधा के माता पिता भी हमें बस अड्डे छोड़ने आए थे। दिल्ली आने के बाद मैंने राधा को अपने पास के ही एक क्लिनिक में दिखाया। खून की जांच आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि राधा को टीबी है और वह खतरनाक स्थिति में है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। पल भर की देर किए बिना मैंने राधा को दिल्ली के एक बड़े टीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके खून, बलगम और थूक की जांच होने के बाद उसे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे। डॉक्टर का कहना था कि उसे एमडीआर टीबी हो चुकी है। इस बीच मैंने राधा की मां को भी दिल्ली बुला लिया। राधा को अस्पताल में देखकर और उसकी हालत में सुधार देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 1 महीने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने कहा, बाकी इंजेक्शन इसे रोज नियमित रूप से घर में लगाए और रोज इसका बुखार और वजन चेक करते रहें। महीने में 1 बार इसे ओपीडी में जरूर चेक करवाएं। 1 साल तक मेरे साथ रहने के बाद राधा गांव चली गई थी। उसे गांव गए 3 महीने से ऊपर हो चुका था, पर आज शीतल ने लगातार फ़ोन करते हुए मुझे परेशान कर दिया। वह फ़ोन करती और फिर फ़ोन कट जाता। रात के 2 बजे दोबारा जब शीतल का फ़ोन आया तो मैंने उसे डांटने के अंदाज में कहा, ए चुटिया की चोटी, फ़ोन मत काटना। तूने मुझे आज परेशान कर दिया। बोल क्या बात है? भैया, राधा के साथ आपका रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते आपकी सगाई का दिन निकला है। जल्दी गांव चले आओ। ए झूठी, घर आकर तेरी चुटिया पकड़कर चक्कर घीनी की तरह घुमा दूंगा। मत आओ, लेकिन बाद में पछताना नहीं। फिर मैं फ़ोन रखूं। ए चुटिया की चोटी, तेरे फ़ोन की घंटियों ने मेरी नींद उड़ा दी है और तुम मुझे चिढ़ा रही है। नींद तो आपकी राधा ने चुरा ली है भैया, जैसे तुम बचपन में दही चुराया करते। ये लो, बात कर लो। उसके बाद दूसरी तरफ से राधा की आवाज़ सुनाई दी। जब राधा ने मुझे बताया कि सगाई का दिन निकल आया है तो मैं खुशी से उछल पड़ा। अचानक मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर दूर गिर पड़ा और उसका कवर, उसकी बैटरी सब अलग अलग हो गए। स्क्रीन में दरारें पड़ चुकी थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो अचानक मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, पहली बस तो 5 बजे की है। और फिर मैं गांव जाने के लिए ज़रूरी सामान अटैची में ढूंसने लगा और आज मुझे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।